नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास 15 में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का पार्ट 1 है ये, और इससे संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू जो आपकी आगामी यूके यूकेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब को कमेंट सेक्शन में देना है। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहते हैं तो विजिट करें jardhariClasses.in, और टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्स के लिए हमारा जरधारी क्लासेस ऐप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है इसका जनक किसे माना जाता है? सही जवाब है GW ट्रेल, तो बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो GW ट्रेल ने 1819 में पटवारी पद का सृजन किया था। पटवारियों को केवल रेवेन्यू एकत्रित करना ही नहीं बल्कि पुलिस कार्यों जैसे विवादों का निस्तारण, अपराधियों को पकड़ना भी सौंपा गया था। तो ये काम भी पटवारियों को सौंपा गया था। क्योंकि पटवारी राजस्व और पुलिस दोनों का काम कर रहे थे, इसलिए इस व्यवस्था को राजस्व पुलिस कहा गया और ट्रेल को इसका जनक माना जाता है। 1819 में GW ट्रेल ने 1819 में पटवारी पद का सृजन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश कालीन भूमि वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। हमें बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। पहला है, तालाब भूमि वह भूमि थी जो स्थायी रूप से सिंचित होती, तो ये तो सही है। दूसरा, उपरांव भूमि गांव के बिल्कुल समीप स्थित भूमि को कहा जाता, तो ये गलत है। ये गांव के समीप नहीं बल्कि गांव की से कुछ ऊंचाई पर होती थी, जो कि शुष्क और सीढ़ीदार भूमि होती। सी है, दोयम भूमि वह सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई वर्षा और नदियों पर निर्भर थी, ये भी सही है। और कटील भूमि बिना सीढ़ीदार और घटिया किस्म की भूमि थी जिसे कभी कभी सिंचित किया जाता, ये भी सही है। तो केवल बी वाला जो हमारा कथन है ये गलत है। डिटेल जान लेते हैं। उपरांव भूमि, उपरांव का अर्थ है ऊपर से। ये शुष्क और सीढ़ीदार उच्च भूमि होती थी जो गांव के समीप न होकर ऊंचाई पर स्थित होती थी। इसमें सिंचाई की सुविधा कम होती थी। ऊखर अव्वल, गांव के बिल्कुल समीप स्थित अच्छी श्रेणी की भूमि को ऊखर अव्वल कहा जाता और ये खेती के लिए सुलभ होती। तालाब भूमि ये सर्वोत्तम श्रेणी की भूमि थी जहां सिंचाई की स्थायी व्यवस्था, जहां पर नहर थी, गुल थी, उसे तालाब भूमि कहते थे जहां अच्छी तरह से सिंचाई की व्यवस्था होती थी। दोयम और कटील जो भूमि होती थी, दोयम अर्थात द्वितीय श्रेणी की सिंचित भूमि जो वर्षा नदी आश्रित थी, जबकि कटील सबसे निम्न स्तर की बिना सीढ़ीदार और पथरीली भूमि होती थी जिसे आबाद करना कठिन था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें चयन करना है। कुमाऊं को 2 जनपदों अल्मोड़ा व नैनीताल में विभाजित करने का कार्य 1891 में कमिश्नर GE आर्शकिन के समय हुआ था, तो ये तो सही है पहला कथन। कथन 2 है, मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1893 में कमिश्नर DT गेवर्ट्स के कार्यकाल में हुआ, तो दूसरा कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। तो कमिश्नर GE आर्शकिन का कार्यकाल रहा है 1889 से 1892, और इसी बीच 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन कर उसे अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिलों में बांटा गया था। इसके बाद DT गेवर्ट्स 1892 से 94 इनका कार्यकाल था, ये कमिश्नर बने, और इनके समय 1893 में मुक्तेश्वर में प्रसिद्ध पशु अनुसंधान संस्थान की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 सूचियां दी गई है, हमें यहां पर सुमेलित करना है। GW ट्रेल, तो GW ट्रेल का संबंध किससे है? तो GW ट्रेल 1820 में कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर इन्होंने जारी किया था। बी है कर्नल गोयन, कर्नल गोयन के समय की घटना क्या है? 1837 में सदर अमीन पद की नियुक्ति इन्होंने की थी जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। 1845 में नैनीताल नगरपालिका के बायलॉज का अनुमोदन किया था, इनके समय ये हुआ था। और जॉन हैलिन बैटन, इनके समय कुमाऊं में खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया था जो एक वैज्ञानिक पद्धति थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
जीडब्ल्यू ट्रेल का शासनकाल रहा है 1816 से 1835 और 1820 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी किए थे और साथ ही 1816 में अल्मोड़ा जेल और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की थी जीडब्ल्यू ट्रेल ने। कर्नल गोयल 1836 से 38 तक इनका शासनकाल रहा और इनके काल में 1837 में सदर अमीन पद नियुक्त किए गए और अल्मोड़ा में थाने की स्थापना की गई थी। तो अल्मोड़ा में थाने की स्थापना कर्नल गोयन के समय ही हुई थी। जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन 1838 से 1848 इनका कार्यकाल रहा है और इनके समय 1842 में नैनीताल नगरपालिका एक्ट एक्स पारित हुआ था और 2 अप्रैल 1845 को नैनीताल नगरपालिका के प्रथम बाय लॉज का अनुमोदन किया गया था। प्रथम जो उपनियम थे इनका अनुमोदन किया गया था। जॉन हेलिन बैटन 1848 से 1856 तक ये रहे हैं और बैटन ने 1840 में गढ़वाल और 1844 में कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया था जिसमें खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया था। लुसिंगटन की मृत्यु पद पर रहते हुए नैनीताल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कर्नल गोयन को कमिश्नर पद से हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो कर्नल गोयन को कमिश्नर पद से हटाया गया और मुख्य कारण क्या था? रॉबर्ट मार्टिन बर्ड की प्रतिकूल रिपोर्ट। तो इनके विरुद्ध ये रिपोर्ट आई थी और इसके कारण इन्हें यहां पर हटाया गया। कर्नल गोयन 1836 से 38 तक ये रहे। इनकी कार्यप्रणाली की अनेक शिकायतें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंच रही थी। 1837 में बोर्ड ने अपने वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मार्टिन बर्ड को जांच के लिए भेजा था और बर्ड ने गोयन के कार्यों की कड़ी निंदा की जिसके परिणाम स्वरूप गोयन को शीघ्र ही पद से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व शब्दावली के संबंध में यहां पर 2 सूचियां दी गई है। यहां पर सुमेलित करें और सही कोड का चयन करें। हमें बताना है कि इसका जो संबंध इससे है कि नहीं है। यहां पर हमें सही जो युग्म है उसको सुमेलित करना है। देखो थातवान, थातवान होता भूस्वामी, तो ये तो सही है, सुमेलित है। पहला वाला तो सुमेलित है। खैकर थातवान का कृषक, ये भी सही है। सिरतान वार्षिक किराया देने वाला कृषक, ये भी सही है। और हालिया खेतों में कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति, तो ये तो चारों ही सही हो गए। तो सभी युग्म सुमेलित है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर दी गई है दोनों सूचियां, ये सभी के सभी क्या है, सुमेलित है। थातवान, ब्रिटिश काल में भूमि को थात कहा जाता। तो थात किसे कहा जाता? भूमि को कहा जाता थात। और उस भूमि के मालिक या स्वामी को थातवान कहा जाता जिसका जमीन पर पूर्ण अधिकार होता था। खैकर, ये वो किसान होता था जो थातवान की जमीन पर खेती करता था और एक तरह से ये मूल काश्तकार होता था जिसके अधिकार सिरतान से तो ज्यादा होते थे लेकिन मालिक से कम। और सिरतान, ये शब्द सिरती कर, जो सिरती कर था इससे बना है। ये वो अस्थायी कृषक था जो केवल खेती करने के बदले भूस्वामी को नगद या अनाज के रूप में वार्षिक किराया देता था। तो ये तो होता था सिरतान। हालिया, ये भूस्वामी द्वारा रखा गया कृषि मजदूर होता जो मुख्य रूप से हल चलाने और खेतों में श्रम साध्य करने के लिए नियुक्त किया जाता, जो हल चलाने के लिए होता था हालिया। क्वेश्चन नंबर 7, बैकेट भू बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना है सत्य कथन कौन सा है। पहला है, ये भू बंदोबस्त वर्ष 1860 में संपन्न हुआ। तो 1860 ये गलत डेट है, 1860 नहीं बल्कि 1863 में ये संपन्न हुआ था। तो पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा है, इसमें भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, ये सही है। कटीली या इजराइन भूमि का एक प्रकार था, ये भी सही है। जो इसने 5 भागों में बांटा गया था इसमें एक कटीली या जिसे इजराइन भी बोलते हैं, ये भूमि का एक प्रकार था। इस भू बंदोबस्त में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। तो केवल पहला वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला जो कथन है वो क्या है, गलत है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा, तीसरा और फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। बेकेट द्वारा कराया गया जो भू बंदोबस्त था 1863 में हुआ था और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। यह महत्वपूर्ण सुधार हेनरी रेमजे के कार्यकाल 1856 से 1884 के बीच हुआ था। भूमि वर्गीकरण में बेकेट ने वैज्ञानिक आधार पर भूमि को कुल 5 भागों में विभाजित किया था। तलाऊ भूमि, स्थायी रूप से जो सिंचित भूमि होती, उपराऊ शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि होती थी, अव्वल उपराऊ गांव के समीप जो भूमि होती थी, दोयम सिंचित भूमि जिसकी सिंचाई वर्षा और नदियों पर आधारित थी, इसे दोयम भूमि कहते थे। और कंटीली या इजराइन भूमि जो कभी कभी सिंचित और बिना सीढ़ीदार जो घटिया भूमि होती, तो सबसे बेकार भूमि को कंटीली
या इजराइन भूमि कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा नदी के पूर्वी भूभाग पर अधिकार कर उसे क्या नाम दिया? तो 1815 में अंग्रेजों ने अलकनंदा नदी के पूर्वी भूभाग पर क्या है अपना अधिकार कर दिया था और उसे क्या नाम दिया? तो उसे क्या नाम दिया गया था? उसे दिया गया था ब्रिटिश गढ़वाल। तो ब्रिटिश गढ़वाल उसे नाम दिया गया था। 1815 में गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने उत्तराखंड को दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया। एक था ब्रिटिश गढ़वाल, अलकनंदा नदी का पूर्वी भूभाग जिस पर अंग्रेजों ने सीधा अधिकार किया और उसे कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बना दिया था। दूसरा था टिहरी गढ़वाल जो कि टिहरी रियासत थी। अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी भाग था जहां पूर्ववर्ती जो पंवार वंश के शासकों को वहां पर स्थापित किया गया था और इन्होंने टिहरी रियासत में राज किया। तो एक हो गया ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा हो गया टिहरी गढ़वाल जो टिहरी रियासत थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है और हमें बताना है सही कथन कौन सा है। कथन एक है 1894 ईस्वी में वन नीति का लागू होना डीटी गैवर्ट्स के कार्यकाल की घटना है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के समक्ष पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग ई ग्रीज के समय रखी गई थी। तो दूसरा कथन भी सही है। ई ग्रीज का उस टाइम शासनकाल था और महारानी विक्टोरिया के समक्ष पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग रखी गई थी। तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। डीटी गैवर्ट्स का कार्यकाल 1894 में समाप्त हुआ और उसी वर्ष वन नीति लागू की गई थी जो वनों के प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके बाद ई ग्रीज 1894 से 98 तक एक कार्यकाल होता है और इसके समय 1897 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई जब महारानी विक्टोरिया के सामने पहली बार अलग उत्तराखंड प्रांत बनाने की मांग प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 10 और हमें यहाँ पर क्या करना है दोनों सूचियों को मिलान करना और यहाँ पर जो कोट दिया गया है सही कोट हमें बताना है। गूंट भूमि, गूंट भूमि किसे कहते थे? तो गूंट भूमि होती है मंदिरों के रख रखाव हेतु प्रयुक्त भूमि। तो ए का 1 हो जाएगा। कैसरे हिंद भूमि, ये इसका क्या मतलब था? ये होती थी बंजर भूमि जिसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर राज्य को सौंपा गया था। तो बी का 3 हो गया। हलिया, हलिया का क्या अर्थ होता है? भूस्वामी द्वारा खेतों में कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति को हलिया कहते थे। और सिरतान, भूमि को भोगकर भूस्वामी को वार्षिक किराया देने वाला कृषक। तो डी का 4, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2, 4। गूंट भूमि, ये भूमि मंदिरों के रख रखाव व धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। सदावर्त भी इसी प्रकार का एक अनुदान था। एक होता गूंट भूमि, एक होती सदावर्त। सदावर्त में क्या होता? इसके माध्यम से बद्रीनाथ व केदारनाथ में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है सदावर्त में। और गूंट भूमि में जो भूमि होती है वो मंदिरों के रख रखाव और धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। कैसरे हिंद भूमि, ये गढ़वाल में ई के पौ द्वारा बंजर भूमि को गांव के रिकॉर्ड से हटाकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया जिसका स्वामित्व राज्य को प्राप्त हुआ। हलिया, ये भूस्वामी द्वारा खेतों में कार्य करने के लिए हलिया की नियुक्ति की जाती। जो सिरतान है उस कृषक को कहा जाता था जो कृषि योग्य भूमि को भोगकर भूस्वामी जो कि थातवान होता था, क्योंकि थात तो भूमि को कहा जाता, वार्षिक किराया देता और भूमि को थात और भूस्वामी को क्या कहा जाता? थातवान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेल द्वारा कराया गया पंचशाला भू बंदोबस्त 1823 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें क्या बताना है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसे 80 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि यह संवत 1880 में कराया गया था। तो इसलिए इसे स्थानीय भाषा में 80 साला भू बंदोबस्त कहते हैं। तो पहला कथन तो सही है। यह ब्रिटिश काल का छठा भू बंदोबस्त था जिसे तरसीम बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था। तो ये गलत है, ये छठा नहीं था बल्कि 5वां था और इसे तरसीम बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ये बात सही है। तो इसलिए बी वाला कथन हमारा गलत है क्योंकि ये 5वां था। इसे ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है। ये भी सही है। जो पंचशाला भू बंदोबस्त है इसे आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है और इस बंदोबस्त में पहली बार गांव की सीमाओं, भूमि, वन, पानी का निर्धारण हुआ था। तो ये भी सही। तो केवल बी वाला ऑप्शन हमारा गलत था, इसलिए बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पंचशाला बंदोबस्त 1823 में ब्रिटिश काल का 5वां भू बंदोबस्त था।
तरसीम बंदोबस्त, ये छठा भू बंदोबस्त था। 1828 में ट्रेल ने इसे करवाया था और जिसे तरसीम बंदोबस्त कहा जाता था। तो तरसीम बंदोबस्त कौन सा बंदोबस्त था? छठा भू बंदोबस्त था। और पांचवा भू बंदोबस्त कौन सा था? पंचशाला भू बंदोबस्त, जिसे 80 साला भी कहते थे, क्योंकि 1880 के संवत में 1823 ईस्वी में हिंदू विक्रम संवत 1880 चल रहा था, इसलिए स्थानीय लोग इसे 80 साला भू बंदोबस्त कहते थे और यही नाम इसका प्रसिद्ध हुआ। इस भू बंदोबस्त में पहली बार गांवों की सीमाओं के अंतर्गत भूमि, वन, पानी आदि का निर्धारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके गढ़वाल जनपद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गढ़वाल जनपद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1839 में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 1839। कमिश्नर जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन, इसके कार्यकाल में 1839 ईस्वी में गढ़वाल को कुमाऊं से अलग कर एक पृथक जनपद बनाया गया। प्रारंभ में इसका मुख्यालय श्रीनगर रखा गया था। श्रीनगर पहले इसका मुख्यालय था और बाद में 1840 में पौड़ी जनपद का गठन कर मुख्यालय पौड़ी स्थानांतरित किया गया था, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बनाया गया था। तो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? 1840 में से पौड़ी बनाया गया था। पहले कहाँ था? मुख्यालय श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 13, हेनरी रेमजे के शासनकाल में वन प्रबंधन और संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा कथन क्या जो सत्य नहीं है, सत्य कौन सा कथन नहीं है? तो पहला कथन है कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में हुई, तो ये तो ठीक है। दूसरा है गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में की गई थी, ये भी ठीक है। रेमजे 1868 तक कुमाऊं कमिश्नर के साथ साथ कंजर्वेटर अर्थात वन संरक्षक भी रहे, ये भी सही है। तीसरा कथन, रेमजे ने वनों में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया और वृक्षों की मार्किंग बंद करवाई, ये गलत है। फोर्थ वाला क्या है? ये गलत है, असत्य कथन है। बल्कि इसने बढ़ावा नहीं दिया था, बल्कि समाप्त कर दिया था ठेकेदारी जो प्रथा थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल फोर्थ वाला कथन हमारा गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था असत्य कथन जो सत्य नहीं है। तो फोर्थ वाला असत्य कथन था, रेमजे ने पहले वन संरक्षक कंजर्वेटर के रूप में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया और साथ ही उन्होंने वृक्षों की मार्किंग निशान लगाने की व्यवस्था और घन लगाने की वैज्ञानिक प्रथा शुरू की। मार्किंग और वॉल्यूम। वन विभाग की स्थापना की बात करें, कुमाऊं वन विभाग 1868 में स्थापित हुआ, गढ़वाल वन विभाग 1869 में स्थापित हुआ और हेनरी रेमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह और राजा रामजी भी कहा जाता है। तो राजा रामजी किसे कहा जाता है? हेनरी रेमजे को। इसे बेताज बादशाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 में होता है और यह नाम क्यों दिया गया? जो 80 साला भूमि बंदोबस्त है, इसे ये नाम क्यों दिया गया था? इसे दिया गया था, ये संवत 1880 में हुआ था, इसलिए इसे 80 साला भूमि बंद 80 का जो साल था, इसी नाम से इसे 80 साला भू बंदोबस्त कहा गया। ये भूमि बंदोबस्त 1823 ईस्वी में GW ट्रेल द्वारा कराया गया था। हिंदू पंचांग के अनुसार उस समय था विक्रम संवत 1880, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में 80 साला बंदोबस्त कहा गया। इसे ब्रिटिश शासन का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार गांवों की सीमाओं, वन और पानी का लिखित निर्धारण किया गया था, इसलिए इसे आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहां पर हमें दो सूचियां दी गई है और हमें सम्मिलित करना है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की जो स्थापना है, स्थापना का वर्ष है 1909। कुली एजेंसी जोध सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? 1908 में। ऊपरी गंगा नहर कब बनकर पूर्ण हुई? 1854 में। और लोहे का प्रथम संस्पेशन पुल जो कि गढ़वाल में, ये कब हुई इसकी स्थापना? 1853 में। ये 1853 में बना था। तो आप देख सकते हैं ए का 3 हो गया, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में जे.एम. कैंपबेल के कार्यकाल में हुई थी। तो जे.एम. कैंपबेल के कार्यकाल में हुई थी कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना। कुली एजेंसी, इसकी स्थापना 1908 में जोध सिंह नेगी द्वारा कराई गई थी और 1923 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1908 में शुरू हुई थी और 1923 में समाप्त हो गई थी। ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो इसका निर्माण कार्य 1842 में लुसिंगटन के टाइम पे शुरू हुआ था और 1854 में बैटन के समय ये पूर्ण हुआ था। इसके जनक पीटी काटले थे।
जो ऊपरी गंगा नहर है इसके जनक कौन थे? पीटी काटले। और शुरुआत कब हुई थी इसके निर्माण कार्य? 1842 में लूसिंगटन का कार्यकाल था उस टाइम, और 1854 में ये बनकर पूर्ण हुई, उस टाइम था बैटन का कार्यकाल। लोहे का संस्पेशन जो पुल था बैटन के समय असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेटजी द्वारा 1853 ईस्वी में गढ़वाल में इसका निर्माण कराया गया। किसने कराया था निर्माण? कमिश्नर स्ट्रेटजी द्वारा, असिस्टेंट कमिश्नर। और ये किसके शासनकाल में हुआ? बैटन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वनों को ठेका पर देने की शुरुआत 1818 में होती है, ये सही है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन होता है 13 अप्रैल 1921 में, ये बात भी सही है। वन विभाग की स्थापना होती है 1868 में। देखिए 1868 नहीं था, ये था 1864, तो इसलिए ये वाला तो हो गया गलत। भारतीय वन विभाग की स्थापना, वन अधिनियम की स्थापना होती है 1865 में, ये जानकारी भी सही है। तो इसलिए सुमेलित नहीं है ये बताना था हमें, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। 1818 में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने वनों को ठेके अर्थात लीज पर देना शुरू किया था, और वनों के राजस्व संग्रहण का अधिकार परगना अधिकारी को दिया जाता था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन 13 अप्रैल 1921 को पी विडम की अध्यक्षता में हुआ, जिसका उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों तथा शिकायतों का अन्वेषण करना था। वन विभाग की स्थापना होती है 1864 में, जिसका प्रथम महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रेंडिस को बनाया गया था। तो डिट्रिच ब्रेंडिस था प्रथम महानिरीक्षक 1864 में वन विभाग की जो स्थापना हुई थी। भारतीय वन अधिनियम की बात करें तो 1865 में पारित हुआ था भारतीय वन अधिनियम, जो कानून था 1865 में ये पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है सही कथन इसमें से कौन सा है। पहला कथन है कमिश्नर R.E. हैमलिन के समय 1899 से 1900 ईस्वी में देहरादून में रेल का आगमन हुआ था, तो पहला कथन सही है। हैम जो लीन था इसके समय ही देहरादून में रेल आई थी। कथन 2 है 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना भी R.E. हैमलिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो दूसरा कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। R.E. हैमलिन का कार्यकाल होता है 1899 से 1902 तक, और इनके कार्यकाल की शुरुआत में ही 1899 से 1900 के दौरान देहरादून क्षेत्र रेल सेवा से जुड़ा। इसके अलावा 1901 में गढ़वाल के लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से गढ़वाल यूनियन की स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुई, R.E. हैमलिन के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 17, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? तो जो कुमाऊं कमिश्नरी है इसका मुख्यालय पहले अल्मोड़ा था, उसके बाद नैनीताल स्थानांतरित किया गया। तो पूछा गया है कब स्थानांतरित किया गया था, तो सही जवाब है 1855 में। तो डी ऑप्शन सही जवाब है 1855। ये जो बदलाव है कमिश्नर जॉन हैलिन बैटन के समय हुआ। अक्टूबर 1855 में कमिश्नरी का मुख्यालय ऐतिहासिक नगर अल्मोड़ा से हटाकर नैनीताल लाया गया। इससे पूर्व लूसिंगटन के समय नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हो चुका था, और उसके बाद 1855 में नैनीताल को मुख्यालय बनाया गया था कमिश्नर का। क्वेश्चन नंबर 18, नैनीताल में शिक्षा व्यवस्था के विकास के सही कालक्रम को पहचानिए। यहां पर हमें बताना है जो कालक्रम, इनका सही कालक्रम क्या था। तो देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर स्कूलों की बात हो रही है, स्कूल कॉलेजों की, हमें बताना है इनका जो सही कालक्रम कब कब इनकी स्थापना हुई थी। तो देखिए इनमें से सबसे पहले जो स्थापना हुई थी मिशन स्कूल की हुई थी 1850 में। इसके बाद होती है शेरवुड कॉलेज की 1867 में। इसके बाद होती है सेंट मैरीज कॉन्वेंट की, और लास्ट में है वेलेजली हाई स्कूल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हो गया ये, तीसरा, फिर आता है पहला, और फिर दूसरा, और फिर फोर्थ। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, ये इसका सही कालक्रम है। रैमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया। उनके समय खुले स्कूलों का जो सही क्रम है वह है 1850 में मिशन स्कूल, फिर आता है 1867 शेरवुड कॉलेज, 1869 में ऑल
सेंट कॉलेज की स्थापना हुई। 1878 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट और 1884 में वेलेजली हाई स्कूल और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर 6 कॉलेजों की यहाँ पर स्थापना हुई थी, स्कूल कॉलेजों की, रैमजे के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊं में खच्चर सेना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खच्चर सेना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कुली बेगार प्रथा को कम करना। तो बी ऑप्शन, कुली बेगार प्रथा को कम करना था खच्चर सेना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। जीडब्ल्यू ट्रेल ने 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की। ये कार्य ग्लिन के सुझाव पर किया गया था। तो ग्लिन ने सुझाया था जीडब्ल्यू ट्रेल को और इसके सुझाव पर 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले कुली बेगार क्या होता है? बिना पैसे के जबरन सामान ढोने की ये प्रथा थी। इसके बोझ को कम करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब हमें बताना है कि सुमेलित युग्म इनमें से कौन सा है। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1869 में, तो ये तो गलत है, ये 1868 में हुई थी, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी है ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869, ये सही है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1886 नहीं बल्कि 85 में हुई थी, तो ये भी गलत हो गया। वन विभाग का प्रथम महानिरीक्षक हेनरी रैमजे था, ये भी गलत है, डिट्रिच ब्रेंडिस था, तो इसलिए बी ऑप्शन ही हमारा केवल सही जवाब है। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है 1868 में और ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है 1869 में। टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है 1885 में और वन विभाग का जो प्रथम महानिरीक्षक था डिट्रिच ब्रेंडिस को बनाया गया था और हेनरी रैमजे ने 1858 में ठेकेदारी प्रथा बंद करके वनों का प्रबंधन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 21, 2 सूचियां दी गई है और हमें बताना है, सूचियों को सुमेलित करके सही कोट हमें बताना है। 1823 में कौन सी घटना होती है? यहाँ पर है वर्ष और यहाँ पर है जो घटनाएं घटी थी महत्वपूर्ण। 1823 में कौन सी घटना घटित होती है? इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से 80 साला भू बंदोबस्त होता है संवत 1880 में, उस टाइम था साल 1823 में। 1867 में क्या होता है? हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन होता है। 1889 में 1889 में क्या होता है? हथियार रखने के लिए लाइसेंस नीति लाई जाती है जे.आर. ग्रिग के द्वारा। और 1891 में कुमाऊं को 2 जनपदों अल्मोड़ा और नैनीताल में बांटा गया था। तो आप देख सकते हैं, ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3, तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1823 में 80 साला भू बंदोबस्त ये ट्रेल द्वारा कराया गया था। संवत 1880 होने के कारण से 80 साला भू बंदोबस्त कहते हैं। इसमें पहली बार सीमाओं का निर्धारण हुआ था। 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी, 1867 में नैनीताल में प्रथम भूस्खलन हुआ था और रैमजे ने सुरक्षा हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था रैमजे ने। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास हेनरी रैमजे ने ही किया था। 1889 में लाइसेंस नीति आई थी। जे.आर. ग्रिग ने हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई क्योंकि अंग्रेजों को विद्रोह का डर था, इसलिए जिसके पास लाइसेंस होगा अब केवल हथियार उसी के पास रहने थे। 1891 में जनपद विभाजन होता है। जी.ई. आर्स्किन के समय कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल जनपदों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर फिर 2 सूचियां दी गई है और हमें यहां पर क्या करना है? मिलान करना है। नीचे कोट दिया गया है, सही क्रम हमें यहां पर बताना है। तो आप देख सकते हैं, हेनरी रैमजे के व्यक्तिगत परिचय और उपाधियों के संबंध में सूचना दी गई है। मूल निवास, हेनरी रैमजे का मूल निवास कहाँ था? इसका मूल निवास था स्कॉटलैंड में। संबंध किसे था इसका? डलहौजी के चचेरे भाई था ये। लोकप्रिय नाम था राजा राम जी। उपाधि दी गई थी इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह। तो आप देख सकते हैं, ए का 1, बी का 2, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी का 4। मूल निवास था हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे। वे भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। इनके 1856 से 84 के कार्यकाल को उत्तराखंड में ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल माना जाता है और जनता के बीच वे इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है और स्थानीय लोग आदर से उन्हें राजा राम जी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 23, किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं में न वकील, न अपील और न दलील कहा जाता है? तो किसका शासनकाल था? न वकील, न अपील और न दलील।
सही जवाब है ट्रेल, ए ऑप्शन ट्रेल का शासनकाल को न वकील न अपील न दलील कहा जाता है। तो GW ट्रेल 1816 से 1835, इसके शासनकाल को न वकील न दलील न अपील न दलील कहा जाता है। ट्रेल के पास असीमित अधिकार थे और उनकी न्याय प्रणाली बहुत सीधी और त्वरित थी, जिसमें वकीलों या लंबी कानूनी प्रक्रियाओं की गुंजाइश नहीं थी। अपील दलील की कोई जरूरत नहीं थी। ट्रेल को कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर भी कहा जाता है। तो प्रथम वास्तविक कमिश्नर को किसे कहा जाता है? ट्रेल को। क्वेश्चन नंबर 24, दो सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर है भूमि वर्गीकरण जो बैकेट ने की थी, और इसकी विशेषता यहाँ पर दी गई है। तलाऊ भूमि, तलाऊ भूमि कौन से होते थे? स्थायी रूप से सिंचित भूमि को तलाऊ भूमि कहते थे। दोयम, ये थी सिंचित भूमि वर्षा और नदियों पर आधारित जो सिंचित भूमि थी। उपराऊ भूमि कौन होती थी? शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि होती थी। और कटील या इजराइन भूमि कभी कभी सिंचित बिना सीढ़ीदार जो घटिया भूमि होती थी। तो आप देख सकते हैं ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तलाऊ ये सबसे उच्च श्रेणी की स्थायी रूप से सिंचित भूमि थी। दोयम ये वे सिंचित भूमि थी जिसकी सिंचाई वर्षा और नदियों पर आधारित थी। उपराऊ इसे शुष्क सीढ़ीदार उच्च भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कटील या इजरान ये कभी कभी सिंचित बिना सीढ़ीदार और घटिया किस्म की भूमि थी। और ये वर्गीकरण होता है 1863 से 73 के नवे भू बंदोबस्त पैकेट द्वारा किया गया था, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, दो कथन दिए गए हैं और सही कथन हमें बताना है। कथन एक है कुमाऊं कमिश्नर H.G. रोस का कार्यकाल 1885 से 1887 तक रहा और इन्हीं के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो पहला कथन तो सही है, इनका कार्यकाल 85 से 87 रहता है और 85 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कथन 2 है 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना भी H.G. रोस के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना है। तो ये भी सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर H.G. रोस का कार्यकाल होता है 1885 से 87 तक और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत में ऐतिहासिक घटना होती है। कौन सी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके अलावा इनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानी 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना की गई थी। तो गढ़वाल राइफल की स्थापना कब होती है? 1887 में। किसके कार्यकाल में? H.G. रोस के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 26, सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए डबल लॉक व्यवस्था कब और किसने शुरू की थी? तो जो सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए जो डबल लॉक सिस्टम था, तो ये कब और किसने शुरू की? तो 1824 में ट्रेल के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो ये व्यवस्था 1824 में GW ट्रेल ने शुरू की थी। इसमें सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए दो अलग अलग चाबियां होती थी। एक चाबी कलेक्टर के पास होती थी और दूसरी ट्रेजरर जो खजांची होता था इसके पास होती, ताकि कोई अकेला व्यक्ति खजाना न खोल सके। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है JR ग्रीक के कार्यकाल में 1889 को हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई और दूसरा कथन है इस लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्व बढ़ाना था, न कि विद्रोह करना। तो आपने बताना है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो आपको विजिट करना होगा jardhariclasses.in। गूगल पर सर्च करेंगे जरधारी क्लासेस तो फर्स्ट में ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है, उत्तराखंड करंट अफेयर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उत्तराखंड जियोग्राफी की बुक है, हिस्ट्री है, मॉडल पेपर है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज और हिंदी के नोट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश की भी कुछ बुक यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्स है तो हमारा जरधारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां से आप क्लास नोट्स, वीडियो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज में वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।